इस चैप्टर को देखने के बाद हम सब पर्यावरण की अवधारणा भी समझ लेंगे, पर्यावरण अधोगति, संसाधन अपक्षय के कारण, उसके प्रभाव भी जान लेंगे, भारत के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनकी प्रकृति को समझेंगे, साथ ही साथ पर्यावरण मुद्दों को धारणीय विकास के व्यापक संदर्भ से जोड़ सकेंगे ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो एक कथन दिया गया रहता है, कोई भी चैप्टर हो। पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दूरगामी अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ठीक है, किसी ने ये कथन कहा है और ये कहाँ तक सही है, इस चैप्टर को भी पढ़ के हम देख सकते हैं। पिछले अध्याय में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई, इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी है। अब जैसे जैसे हम वैश्वीकरण में, जिसका संकल्प उच्च आर्थिक समृद्धि है, प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमें पहले के विकास पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना पड़ेगा। ठीक है, हम उच्च आर्थिक समृद्धि की बात सोच रहे हैं और भाई विकास ही होगा तभी ऐसा हो सकता है, संभव है। तो हमें लेकिन विकास के साथ साथ उच्च समृद्धि को अगर प्राप्त करना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि धारणीय विकास भी होते रहना चाहिए। मतलब पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी, पर्यावरण के अनुकूल विकास करना होगा, है ना। चलो ठीक है, ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है पर्यावरण के कार्य और उसकी भूमिका से संबंधित, पहला है। दूसरा है भारत में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा और तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम और युक्तियों पर विचार किया गया है। पर्यावरण, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसका काम देखेंगे। तो पर्यावरण की परिभाषा देखी जाए। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत, सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वह सभी, देखिए जैविक, वह सभी क्या, जैविक और अजैविक दोनों ही तत्व होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैविक और अजैविक तत्व सभी उसमें शामिल किए जाते हैं पर्यावरण में, जो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पक्षी है, पशु है, पौधे, वन है, मत्स्य हैं, ये सब जैविक है। जबकि हवा, पानी, भूमि अजैविक तत्व हैं। हवा, पानी और भूमि अजैविक तत्व हैं और जैविक तत्व में आपके आएंगे पक्षी, पशु, पौधे, वन और मत्स्य। चट्टान और सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्व के ही उदाहरण हैं। पर्यावरण और सूर्य किरण ये भी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेपर में प्रश्न पूछा भी गया है, पर्यावरण में निम्न में से किन किन को शामिल किया जाता है, पर्यावरण किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। तो हमें याद रखना होगा भाई, जैविक तत्व क्या होते हैं, अजैविक तत्व क्या होते हैं। और ये नहीं भूलना है कि जैविक और अजैविक तत्व जो पर्यावरण में पाए जाते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के काम क्या होते हैं, इसके 4 आवश्यक कार्य होते हैं। ये 4 आवश्यक कार्य करते हैं। तो पर्यावरण का काम क्या है, 4 प्रकार के काम इनके। संसाधनों की पूर्ति करता है भाई, याद रखना, जिसमें नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, आज हम सुबह सुबह कुछ पढ़ रहे थे, कौन सा करंट अफेयर जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें किसी एक ऊर्जा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसको बारे में क्या बताए थे हम, कि उससे सूर्य से सीधे ऊर्जा मिलती है, इसलिए उसको नवीकरणीय स्रोत में के अंतर्गत रखा जाता है, नहीं। इथेनॉल। हाँ ठीक है, ये हम बताए थे, तो थोड़ा इसको भी याद रखना है। चलो, नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं, जिनका उपयोग संसाधन के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जा सकता, मतलब संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीकरणीय कौन है, संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहे। नवीकरणीय संसाधन में वनों में पेड़ हैं, समुद्र में मछलियां, ये सब क्या होती हैं, नवीकरणीय है। एक होता गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय में देखेंगे निष्कर्षण और उपयोग से ये समाप्त हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, है ना, ये सब क्या है, ये गैर नवीकरणीय है। दूसरा है यह अवशेष को समाहित कर लेता है। तीसरा है यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन का पोषण करता है। सौंदर्य विषयक सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कोई सुंदर
दृश्य हो। को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता जब तक ये कार्य उसकी धारण क्षमता की सीमा में रहेंगे। धारण क्षमता की सीमा क्या होती भाई? धारण क्षमता की सीमा क्या होती है? संसाधनों का उपयोग उतना ही होना चाहिए जितना प्रकृति फिर से तैयार कर सके। बात समझे? उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है। धारण क्षमता की सीमा, ठीक है, पुनर्जनन की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर है। ये अवशेष क्या है? तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है। इससे पर्यावरण संकट पैदा हो जाता है। पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। विकासशील देशों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और विकसित देशों के समृद्ध उपभोग उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले दो कार्यों पर भारी दबाव डाला। अनेक संसाधन विलुप्त हो गए और सृजित अवशेष पर्यावरण के अवशेषी क्षमता के बाहर है। सृजित अवशेष जो है ना, वो पर्यावरण के अवशेषी क्षमता के बाहर है। अवशेषी क्षमता क्या होती है? पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता, ठीक है। अपक्षय को सोखने की क्षमता जो पर्यावरण की होती है उसको हम बोलते हैं अवशेषी क्षमता। इसके कारण ही आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर खड़े। विकास के क्रम में नदियां, अन्य जल स्रोत प्रदूषित हुए, सूख गए। इसने जल को एक आर्थिक वस्तु भी बना दिया। इसके साथ ही नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के गहन और विस्तृत निष्कर्षण से अनेक महत्वपूर्ण संसाधन विलुप्त हो गए हैं। हम नए संसाधनों की खोज में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पर विशाल राशि व्यय करने के लिए मजबूर है। इसके साथ जुड़ी पर्यावरण क्षय की गुणवत्ता की स्वास्थ्य लागत, जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट से सांस और जल संक्रामक रोगों की घटनाएं बढ़ी हैं। जल और वायु की गुणवत्ता की गिरावट आई है तो उससे क्या हो रहा है? सांस और जल संक्रामक रोगों की घटना भी बढ़ी हुई है। परिणाम स्वरूप व्यय भी बढ़ता जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, बीमारी फैलेगी तो व्यय बढ़ेगा। वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे वैश्विक उष्णता, ओजोन क्षय ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया, जिसके कारण सरकार को अधिक धन व्यय करना पड़ा। मतलब स्पष्ट यह है कि नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत अधिक है। नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों की अवसर लागत बहुत अधिक है। यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या पर्यावरण समस्याएं इस शताब्दी के लिए नई हैं? यदि ऐसा है तो क्यों? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ विस्तार में जाने की जरूरत है। ठीक है, एक काम करते ये देख लेते थोड़ा सा, वैश्विक उष्णता क्या है? क्या ये पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान वृद्धि को बोलते हैं वैश्विक उष्णता। आपको ये पता हो गया, इसकी परिभाषा पता हो गई। वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी है। ये मानव द्वारा वन विनाश, जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण होता है। क्यों होता है? मानव द्वारा जो वन विनाश किया गया, जो जैविक ईंधन को जलाया गया, जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी मिला है, उसने वैश्विक उष्णता को जन्म दिया है। क्योंकि इनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, है ना, और भी अन्य प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें निकल सकती हैं। और दूसरी एक बात है, जंगलों के कटने के बाद कार्बन सिंक का जो काम करते हैं, एक ये बात याद रखना, जो जंगल होते हैं ना, वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को अवशोषित करने का काम करते हैं। लेकिन जब जंगल कट रहे हैं तो कार्बन सिंक करेगा कौन? तो कार्बन क्या होते हैं, वो पूरे वायुमंडल में जाकर मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के रखते हैं। और वो टेम्परेचर को बढ़ा के नहीं रखते। जैसे मान लो जो कि सूर्य की रोशनी आती है पृथ्वी पे, पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन पृथ्वी का जो विकिरण, पार्थिव विकिरण है, वो वापस जब जाने लगती है ना, तो वो कार्बन क्या करता है, कार्बन जो लेयर बनी हुई है, जो डोल रही है, पूरे मंडरा रही है, वो उसे बाहर निकलने नहीं देती है। उसकी वजह से भी वो गर्म बना रहता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, बढ़ा के रखता है, सॉरी। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, दूसरी गैस जिसमें गर्माहट को सोखने की क्षमता है, वातावरण में मिलने से हमारे भूमंडल की सतह गर्म होती जाएगी। अभी जो बताएं, 1750 की पूर्व औद्योगिक स्तरों से अब तक कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन के वायुमंडल संकेंद्रण में क्रमशः 31%, 149% वृद्धि हुई है।
1750 की पूर्व औद्योगिक स्तर से लेकर अब तक की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कितनी वृद्धि हुई वायुमंडलीय संकेतन में? 31% का वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ और मीथेन का हुआ 149%। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान में 1.1 फ़ारेनहाइट या फिर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई और समुद्र तल कई इंच ऊपर उठ गया है। वैश्विक उष्णता के कुछ दीर्घकालीन परिणाम क्या होते हैं वैश्विक उष्णता के? ध्रुवीय हिम का पिघलना, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़ का प्रकोप। समुद्र स्तर में वृद्धि, बाढ़ का प्रकोप होगा। हिम पिघलाव पर निर्भर पेयजल की पूर्ति में पारिस्थितिक असंतुलन के कारण प्रजातियों की विलुप्ति होगी। अन्य तत्व वैश्विक उष्णता में योगदान करने वाले अन्य तत्व कौन कौन से? कोयला है, पेट्रोल उत्पाद का प्रज्वलन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन के स्रोत हैं, ये सभी। ठीक है ना? वन विनाश, जो कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है। जो वन विनाश है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करता है वातावरण में। क्या भी बताया ना, ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो कार्बन सिंक के रूप में जब ये काम करते हैं तो मतलब ये है कि अगर वनों का विनाश होता है तो कार्बन का अवशोषण करेगा कौन? पशु की संख्या में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि, जानवरों के अपशिष्ट से निकलने वाली मीथेन गैस और पशु की संख्या में वृद्धि, जो वन विनाश, मीथेन उत्पादन, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में योगदान करती है। जो मीथेन गैस या पशु की संख्या में वृद्धि है, ये किन किन के बात करती थी? वन विनाश के योगदान करेगी, मीथेन उत्पादन में अपना योगदान देगी, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में भी अपना योगदान देती है। क्या? पशु की संख्या में वृद्धि। जाहिर सी बात है, अगर पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उनको चारागाह क्षेत्र भी चाहिए होगा, है ना? 97 में क्योटो, याद रखना ये चीज, जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ जिसमें वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता। इस समझौते में औद्योगिकृत राष्ट्रों ने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की मांग की गई थी। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है। ठीक है, एक ये ओजोन अपक्षय भी देख लेते हैं इसी बात पे, फिर आगे बढ़ेंगे हम सब। ओजोन अपक्षय का क्या मतलब है? समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण है समताप मंडल में, क्या समस्या का कारण है? समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन का ऊंचा स्तर, पता होना चाहिए। इन यौगिकों के मूल हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनका प्रयोग हम करते हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन को ठंडा रखने वाले पदार्थ, एरोसोल प्रोपेलेंट्स में, अग्निशामकों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स में होता है। CFC का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस किस रूप में किया जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ओजोन स्तर के अपक्षय के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा लगता है कि विकिरण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है। यह पादप प्लवक के उत्पादन को कम कर जलीय जीवों को भी प्रभावित करता है। यह स्थलीय पौधों की समृद्धि को भी प्रभावित करता है, स्थलीय पौधों की समृद्धि को भी। तो क्या क्या काम करता है? अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं? बैंगनी विकिरण क्या क्या काम करती है भाई? देखो, मनुष्यों में त्वचा कैंसर होता है इससे, पादप प्लवक के उत्पादन को कम करके जलीय जीवों को प्रभावित करेगा, स्थलीय पौधों की समृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, इतने सारे काम ये करता है। 1979 से 1990 के बीच ओजोन स्तर में लगभग 5% की कमी आई है। कब से कब तक? 79 से 90 के बीच में। चूंकि ओजोन स्तर सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में आने से रोकता है, इसलिए अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय है और इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों अपनाया गया? जलवायु परिवर्तन को लेके, है ना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों अपनाया गया? ओजोन परत क्षरण को लेके, है ना। ठीक है, मॉन्ट्रियल अपनाया गया ओजोन परत क्षरण को लेके भाई, क्योटो अपनाया गया जलवायु परिवर्तन को लेकर। याद रखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके तहत क्या किया जाता है? CFC यौगिकों, अन्य ओजोन अपक्षयक रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना पड़ा, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्रिक्लोरोथेन, जिसको हम मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ब्रोमाइन यौगिक तत्व जिन्हें हम हैलोन भी कहते हैं, इन सब पर रोक लगाई गई। ठीक है, प्रारंभ के दिनों में जब सभ्यता शुरू हुई थी
या जनसंख्या में साधारण वृद्धि के पहले और देशों द्वारा औद्योगिकरण अपनाने के पहले पर्यावरण संसाधनों की मांग और सेवाएं उनकी पूर्ति से बहुत कम थी। इसका अर्थ हुआ कि प्रदूषण पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर था, पर्यावरण की अवशोषी क्षमता के भीतर था प्रदूषण, और संसाधन निष्कर्षण की दर इन संसाधनों के पुनः सर्जन की दर से कम थी। शुरुआती दौर की बात बता रहे हैं, मानव सभ्यता की तब शुरुआत ही हुई थी जब मानव ने पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। तो उनका जो उपयोग करने का तरीका था, जो उपयोग करने की गति थी, वो पर्यावरण के द्वारा उनकी आपूर्ति करने से बहुत कम रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी विकास, मानव विकास का रास्ता बढ़ता गया आगे, जैसे जैसे उनके मानवीय विकास की क्षमता में वृद्धि होती गई, तकनीकी कुशलता में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे उनके द्वारा, मतलब मानव द्वारा किए गए संसाधनों का उपयोग, संसाधनों के उपयोग की दर पर्यावरण द्वारा किए जाने वाले अवशेषी क्षमता से अधिक हो गई। परिणाम क्या निकलेगा? कहीं वैश्विक उष्णता जैसी समस्या झेलने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, कहीं आप ओजोन परत क्षरण जैसी समस्या को देखेंगे, कहीं आप जलवायु परिवर्तन जैसे मामले देख सकते हैं, कहीं आप, है ना, वैश्विक तापन जैसी समस्याएं अब फिर आप देखते रहेंगे। ठीक है, चलो, इसलिए पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई शुरुआत में। लेकिन जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति के आगमन से स्थिति बदल गई। परिणाम स्वरूप उत्पादन और उपभोग के लिए संसाधनों की मांग संसाधनों की पुनः सर्जन की दर से बहुत अधिक हो गई। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, लोगों की समझ में वृद्धि हो गई, लोग तकनीकी कुशलता में वृद्धि हो गई लोगों के, वैसे वैसे इन्होंने क्या किया है, संसाधनों की मांग, मतलब उनका उपभोग का दायरा बढ़ गया है। अब उपभोग करने के लिए उनको बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, पर्यावरण की अवशेषी क्षमता पर दबाव बुरी तरह से बढ़ गया। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। इस तरह से पर्यावरण की गुणवत्ता के मामले में मांग पूर्ति संबंध पूरी तरह से उलट गए। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधन सेवाओं की मांग अधिक है वर्तमान में, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित है। उनकी पूर्ति सीमित है। अब हमारे सामने पर्यावरण संसाधन सेवाओं की मांग अधिक, लेकिन उनकी पूर्ति सीमित, जिसके कारण अधिक उपयोग और दुरुपयोग है। इसीलिए अवशिष्ट सृजन और प्रदूषण के पर्यावरण मुद्दे आजकल बहुत गंभीर हो गए हैं। ठीक है ना, पर्यावरण मुद्दों का गंभीर होना, क्या कारण उसका गंभीर होने का कारण क्या भाई? हमारी उत्पादन क्षमता के मुकाबले प्रकृति द्वारा किए गए अवशोषित क्षमता से अधिक है। भारत की पर्यावरण स्थिति क्या है? भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियां, हरे भरे वन, भूमि के सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र और पहाड़ों की श्रृंखला के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए है। इसके कारण इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग केंद्रित है। कपड़ा उद्योग केंद्रित है दक्षिण भारत में। क्यों केंद्रित है? क्योंकि वहां पर कपास की खेती बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र है माना जाता है, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है ना। इसीलिए अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वर क्षेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। यह प्रश्न पूछा गया है, विश्व की सबसे घनी बसी आबादी कहां पर देखने को मिलेगी? तो ये बात भी हमको याद रखनी है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वह उसकी अधिकांश जनसंख्या को हरियाली, उसके वन्य जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लौह अयस्क है, कोयला है और प्राकृतिक गैस के भीतर भारी भंडार हैं। भारत में ही विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का 8% बहुत पुराना आंकड़ा है भाई, अभी नया आंकड़ा नहीं है ये। हमारे देश के विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, ये सब आप लोग ना। भारत के पर्यावरण को दो तरह से खतरा, कौन कौन से? एक तो है गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय हो, दूसरा है खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण आता है, दूषित जल आता है, मृदा क्षरण आता है, वन कटाव आता है, वन जीवन की विलुप्ति भी आती है। ठीक है, पर्यावरण समस्या ये, इनमें से प्रमुख क्या है? प्रमुख है भूमि अपक्षय, जैव विविधता की हानि,
शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, ताजे पानी का प्रबंधन, फिर ठोस अपशिष्ट। ठीक है, ये कुछ है समस्याएं। ठीक भाई। चिपको या अपिको अपिको आंदोलन, भारत की पर्यावरण स्थिति भी देख चुके थे हम सब। भूमि अपक्षय, जैविक विविधता की हानि, शहरी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण, उत्पन्न वायु प्रदूषण, ताजे पानी का प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट वगैरह वगैरह। ठीक है। भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग, अनुपयुक्त कार्य प्रणाली का परिणाम रहा है। ठीक है। भारत में जो भूमि का अपक्षय हुआ उसका मूल कारण क्या रहा है? अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त, या बोले तो अनुपयुक्त कार्य प्रणाली, अनुपयुक्त प्रबंधन प्रणाली। ये दोनों कारण रहे हैं जो भूमि अपक्षय को बढ़ावा दिए हैं अभी तक। ठीक है। भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि होती है, अधारणीय जलाऊ लकड़ी चारे का निष्कर्षण किया जाता है, खेती बाड़ी की जाती है, वन भूमि का अतिक्रमण किया जाता है, वनों में आग और अत्यधिक चराई, भू संरक्षण हेतु। ठीक है। समुचित उपायों को ना अपनाया जाना, अनुचित फसल चक्र, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग जैसे रासायनिक खाद कीटनाशक का, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन, अविवेकपूर्ण प्रबंधन, भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण, संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता और कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता। इसमें से अगर एक एक कारण को देखा जाए, कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता का मतलब यह है किसान गरीब है, किसान गरीब होने के नाते वो तकनीकी प्रयोग, तकनीकी कुशल नहीं हो पा रहा, तकनीकी कुशल क्षेम नहीं हो पा रहा है, उसके पास पैसा इतना नहीं है कि तकनीकी रूप से अपनी खेती कर सके, तो वो क्या करता है? बैल से खेती करवाने की कोशिश करता है कि सस्ते मस्ते में निपट जाएंगे। ठीक है। दूसरा, संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता। संसाधन का मतलब है इतना बड़ा एरिया है, आप लोग देखे पढ़े होंगे कि जो गंगा और सिंधु ब्रह्मपुत्र वाला मैदान है, गंगा का मैदान है, ये विश्व की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, विश्व की सबसे घनी आबादी का क्षेत्र है। जमीन है, खेती कर सकते हैं, संसाधन मतलब जमीनें बहुत सारी हैं, खेती करने के लिए पर्याप्त है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं? उनका यूज करते रहते हैं। ठीक है। भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण क्या मतलब है? किसी को नहीं पता है कि किस फसल को किस मिट्टी में कितने पानी की जरूरत है, बस ट्यूबवेल स्टार्ट होता है, अपने खेत के साथ साथ पड़ोसी का भी खेत भर दिया जाता है। बात समझे ना? भूमिगत जल को क्या किया हमने? निकाल दिया, भूमिगत जल स्तर को हमने नीचा बना दिया। दूसरी चीज क्या हुई? वो बार बार सिंचाई करने की वजह से जो नमक की परतें धीरे धीरे बिछती जा रही थी, वो एक समय ऐसा भी आ गया कि वो मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता भी कमजोर होती चली गई। नमी धारण करने की क्षमता जब कमजोर होगी मिट्टी की, तो इसका मतलब यह है वो मिट्टी धीरे धीरे बंजर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर वो बंजर भूमि क्या करेंगे? बंजर भूमि सुधारने के कई सारे उपाय हैं, लेकिन उपाय हैं, करने पड़ेंगे उसको, उसके लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, फिर से वाटर लेवल को नीचे ही जाना पड़ेगा उसके लिए। ये हो गया। सिंचाई व्यवस्था का नियोजन, अविवेकपूर्ण प्रबंधन। आप आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में आप देखेंगे ना, नाली की व्यवस्था है। अगर ट्यूबवेल से पानी किसी के खेत में जा रहा है ना, तो याद रखिए उस ट्यूबवेल का पानी 70% आपके खेत में पहुंचेगा, 30% पानी उसका इधर उधर होता ही रहता है। साथ ही साथ आप पूरे भारत में नहीं देखेंगे स्प्रिंकलर सिंचाई हो रही, एनीकेट सिंचाई पद्धति अपनाई गई है, ऐसी सिंचाई पद्धतियां नहीं है। पानी खोल दिया जाता है, वो जी भर 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 अपना निकल जाता है। ठीक है। पानी की सही सिंचाई की पद्धति क्या है? टपकन विधि, जैसे आप लोगों ने नई नई पद्धतियों के बारे में सुना होगा। टपकन विधि है, स्प्रिंकलर है फुहारा के रूप में, है ना, फुहारा की सिंचाई होती है। और क्या होता है? एनीकेट, एनीकेट वाली पद्धति। क्या करते हैं ना, पेड़ पे ऐसे पतली पतली पाइप लगा देते हैं, उन पेड़ों के पास जाके पानी गिर जाता है, उस पेड़ को पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। सर ड्रिप पद्धति था। हाँ, ठीक है, ये वाली पद्धति। तो ये क्या है? ये ऐसी पद्धतियां ना जिनकी वजह से हम जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग। आप देखेंगे इस साल क्या हुआ, धान की पैदावार हमको बढ़ानी थी, हमको ज्यादा धान चाहिए था, धान की उपज ज्यादा चाहिए थी, तो हमने खाद दबा के डाल दी। 1 बीघा में कितना खाद पड़ना चाहिए, किस मिट्टी को कितने खाद की जरूरत, उसमें पहले से कितना पोषण है, ये नहीं पता है हमको। सिर्फ ये पता है कि धान के खेत में या गेहूं की खेती कर रहे हैं, उसमें हमको खाद डालनी है। इस बार हमने मान लीजिए 1 बीघा में एवरेज के हिसाब से 2 बोरी खाद का यूज किया है, तो याद रखिए उसी उत्पादन को दोबारा प्राप्त करने के लिए हमको 4 बोरी खाद की जरूरत पड़ेगी।
फिर अगली बार जब करेंगे फिर से बढ़ जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा, डोज बढ़ाते चले जाएंगे। वो डोज क्या करेगा, पानी के माध्यम से बहते हुए कहीं किसी नाला में, कहीं किसी गड्ढे तालाब में, कहीं किसी नदी में जाके पहुंचेगा, जो जैव विविधता को भी हरास मतलब जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। फिर इसमें अनुचित फसल चक्र आप देखेंगे अभी जैसे देखेंगे ना, कौन सा सीजन महीने चल रहा, अप्रैल, मार्च या फरवरी में जिसके यहाँ से आलू आलू खोदी गई फरवरी वरवरी में, तो ज्यादातर अब तो लोग वो काम करने लग गए। कौन सी खेती होगी, पुदीना वाली ना, पुदीना की खेती, पिपरमिंट की खेती है। अब थोड़ा सा काम करने लग गए, अब जमीन खाली नहीं दिख रही है। लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं है ऐसा, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अभी फसल कट गई है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र देखें एकदम वीरान जैसा नजर आएगा। क्या करना चाहिए, फसल चक्र। एक चीज और है, जैसे एक खेत में ही हर साल बदलना नहीं है, इसी में गेहूं भी होगा, इसी में चावल होगा, इसी में मटर सरसों इकट्ठा सब होता रहेगा इसी में। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस साल हमने इसमें गेहूं कर दिया, सॉरी धान कर दिया, तो धान के बाद हम क्या करें, इसमें फलीदार कोई खेती कर दें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भाई जरूरी है। दूसरे में हमने गेहूं कर दिया, बात समझे। फिर खेत खाली है तो एक काम करते हैं, उड़द, कहवा उड़द नाम सुने होंगे, चैत वाला उड़द, जेठ वाला उड़द, जेठुआ उड़द, ऐसा कुछ नाम सुने आप लोग कि नहीं। जेठ के महीना में जो उड़द होता है उसको जेठ वाला उड़द बोलते हैं। ज्येष्ठ महीना कौन सा होता है पता है? समुचित उपाय का अपनाया जाना भू संरक्षण के लिए। भू संरक्षण के लिए समुचित उपाय क्या है, अरे भाई देखो, आपकी खेती है, ऐसे ऐसे क्यारी बना दो, इसमें आपने कुछ बो दिया, ये खेत खाली भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कुछ बोया हुआ है, हवा चाहे जैसी भी चले, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये फसल कटी, इसमें कुछ बो दिया गया, रोक रहा है, हवा को रोक रहा है। इसकी फसल कुछ कट गई, इसमें भी कुछ बो दिया गया। मतलब ये एक तरीका है, एक खेत खाली रहे, उस बीच वाला एरिया हो। भारत विश्व की जनसंख्या का लगभग 17%, विश्व पशुधन के 20% को विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 2.5% क्षेत्र में आश्रय देता है। आज भी आंकड़ा यही है। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व वानिकी, कृषि, चराई, मानव बस्ती, उद्योगों के प्रतिस्पर्धी उपयोगों से देश के निश्चित भू संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है। ठीक है। बारिश की बूंदें जब किसी पत्ती के पेड़ की पत्ती के माध्यम से गिरती ना, तो जहां पर गिरती हैं, टपकती हैं, उस जगह की मिट्टी की पकड़ को कमजोर करती हैं, उसके जो महीन महीन कण होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। दूसरा आता आसफाल। पानी जब थोड़ा सा तेज होता है ना, तो आप देखेंगे गिलास का पानी भी आप नीचे जमीन पे जब गिराएंगे ना, तो देखेंगे आपको मिट्टी जो है ना परत दर परत उखड़ती हुई नजर आती है। तीसरा आता है रिल। वो जब गिलास का पानी ज्यादा होने लगता है ना, तब वो धीरे धीरे पतली नालियों के रूप में बहना शुरू होता है। कई सारी बारिश में देखेंगे घर के सामने जहाँ पे मिट्टी का दर, अगर मिट्टी का है क्षेत्र आपके घर के सामने, हाँ, तो द्वार पे देखेंगे ना, पतली पतली नालियां बनी रहती हैं, पतली पतली नालियां बन जाती हैं, ऐसे करके सब बहती रहती हैं। ये नालियां जब जाके एक साथ कहीं पर मिलती हैं ऐसे करके, ये क्या करती हैं, ये बनाती हैं अवनालिका अपर्दन। तब आप देखेंगे पानी का बहाव भी तेज होगा। और यही अवनालिका अपर्दन, कई सारी अवनालिका अपर्दन मिलके धारा चैनल का निर्माण करती हैं। ये धारा चैनल तब तक बहता रहता है जब तक इसको एक स्थिर क्षेत्र नहीं मिल जाता है। इस धारा चैनल की ही देन है जो आप एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में बैठा हुआ जो बीहड़ जंगल, जिसको क्या बोलते हैं, चंबल क्षेत्र, चंबल क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है इतने बड़े बीहड़ के रूप में, उसका प्रमुख कारण है आपका धारा चैनल। ये धारा चैनल आपको वहीं मिलेगा। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.06 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संख्या 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है। मृदा क्षरण के अनुमान यह दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है, और इससे देश को प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन, 1.8 मिलियन टन फास्फोरस, 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान भी होता है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय से 5.8 मिलियन टन से लेकर 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति हो रही है। ठीक है, ये देख लें क्या था इसमें, चिपको आंदोलन। चिपको या अपिको नाम में क्या रखा है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है?
पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। ये महिलाएं हैं, महिला पुरुष सब लोग देखिए पेड़ से चिपकी हुई हैं, कुछ बता रही होंगी ना ये लोग, कुछ बता रही कि नहीं, क्या बता रही होंगी ये लोग? आप चिपको आंदोलन के बारे में जानते होंगे, उद्देश्य था हिमालय पर्वत में, इसका उद्देश्य हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। कर्नाटक में एक ऐसा ही आंदोलन चलाया गया, दूसरा नाम उसका रखा गया अप्पिको। अप्पिको का मतलब है बाहों में भरना, दोनों सेम है। चिपको आंदोलन में भी जो आंदोलन करता थे वो पेड़ से लिपट गए थे, कर्नाटक में जो अप्पिको आंदोलन चलाया गया उन्होंने वो लोग भी पेड़ से ही लिपटे हुए थे। 8 सितंबर 1983 सिरसी जिले के सलकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे। 160 स्त्री पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया, लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे इन स्वयंसेवकों ने वृक्षों को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर और जिले की वन संबंधी कार्य योजना के तहत ही काटे जाएंगे। ठीक है, जब ठेकेदार द्वारा वाणिज्यिक कटाई से अनेक प्राकृतिक वनों की हानि पहुंची तो वृक्षों को बाहों में भर लेने के विचार ने लोगों में ये आशा और विश्वास उत्पन्न किया कि ये वे वनों का संरक्षण कर सकते हैं। उस विशेष घटना से जब वृक्षों की कटाई रुकी, लोगों के द्वारा 12,000 वृक्षों को बचाया गया। कुछ ही महीनों में यह आंदोलन पास के कई जिलों में भी फैल गया। कहां से शुरू हुआ था आंदोलन? आपको अप्पिको सिरसी जिला में 1983 में शुरू हुआ था। 8 सितंबर का दिन रहा है, सलकानी जंगल क्षेत्र रहा है, कर्नाटक की बात है ये। ईंधन की लकड़ी और औद्योगिकी प्रयोग के लिए पेड़ों की बेरोक-टोक कटाई से अनेक पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ। उत्तर कनारा क्षेत्र में एक कागज मिल बनने के 12 साल बाद उस क्षेत्र में बांस विलुप्त हो गए थे। एक किसान ने बतलाया कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ जो कि भूमि को वर्षा के प्रत्यक्ष आक्रमण से रक्षा करते थे, समाप्त कर दिए गए। इससे मिट्टी वर्षा जल के साथ बह गई और अब सिर्फ कंकड़ वाली मिट्टी रह गई है। अब घास के अलावा वहां कुछ भी नहीं पैदा होता। किसान ये भी शिकायत करते हैं कि नदियां और उपनदियां जल्दी सूख रही हैं और वर्षा की मात्रा भी अनियमित हो गई है। ऐसी बीमारियां और कीटाणु जो पहले नहीं थे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अप्पिको स्वयंसेवकों, ठेकेदारों, वन अधिकारियों से यह चाहते थे, अप्पिको स्वयंसेवक जो थे वो ठेकेदार अधिकारी से चाहते थे कि वो कुछ नियम प्रतिबंध का पालन भी करें, जैसे काटने के लिए वृक्षों को चिन्हित करने के पूर्व स्थानीय जनता से परामर्श लिया जाए। भाई ये उन्होंने बोला था कि ऐसा किया जाना चाहिए। किसी जल स्रोत के 100 मीटर क्षेत्र में और 30 डिग्री उसके ऊपर की ढलान के वृक्षों को ना काटा जाए। क्या आप जानते हैं कि उद्योगों को सरकार वन भूमि प्रदान करती ताकि औद्योगिक उत्पादों के लिए वनों को कच्चे माल उपलब्ध करा सके? भले ही एक कागज मिल 10,000 मजदूरों को और एक प्लाईवुड फैक्ट्री 800 लोगों को नौकरी देती हो, परंतु यदि यह 10 लाख लोगों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं से वंचित कर देती तो क्या यह स्वीकार्य है? आप क्या सोचते हैं? भारत में वायु और जल प्रदूषण की दो प्रमुख भारत में वायु जल प्रदूषण की 2 प्रमुख पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। कब की थी? 1974 में। राज्य स्तर पर सभी पर्यावरण चिंताओं से निपटने के लिए राज्यों ने अपने अपने बोर्ड बनाए। सीपीसीबी बनने के बाद सभी राज्यों ने भी इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए एक एक बोर्ड का निर्माण किया। ये बोर्ड क्या करेंगे? जल, वायु, भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन और वितरण करते हैं। कचरे, व्यापार, निकास, उत्सर्जन के मानक निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड सरकारों को जल प्रदूषण रोकथाम, नियंत्रण, कमी के लिए जल धाराओं द्वारा नदियों और कुओं की स्वच्छता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, कौन? जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए। इनका काम है वायु की गुणवत्ता में सुधार। ये देश में वायु प्रदूषण के नियंत्रण द्वारा भी सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। ये बोर्ड जल और वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की जांच और अनुसंधान भी करते हैं। ऐसी जांच और अनुसंधान को प्रायोजित करते हैं। इसके लिए वे जन संचार के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम भी संगठित करते हैं। जन संचार के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम भी संगठित करते हैं। ये सारे काम हैं इनके। पीसीबी कचरे और वाणिज्य अपशिष्टों के निपटान उपचार से संबंधित नियमावली, संहिता और मार्गदर्शक सूचिका तैयार करते हैं। पीसीबी क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, याद रखना ये भी इनका काम है। उद्योगों को विनियमन द्वारा वे वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन भी करते हैं। वास्तव में अपने जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से राज्य बोर्ड अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक उद्योग का समय समय पर निरीक्षण, निकास और गैसीय उत्सर्जन के हेतु उपलब्ध उपायों की पर्याप्तता का विश्लेषण करने के लिए करता है। वह उद्योग स्थान निर्धारण, नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि और वायु गुणवत्ता आंकड़े भी प्रदान करता है। ठीक है, वह उद्योग स्थान निर्धारण, उद्योग कहाँ स्थापित करना उसका निर्धारण करते हैं, जिला क्षेत्राधिकार के मामले में बात है। नगर नियोजन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि की बात, वायु गुणवत्ता आंकड़े भी प्रदान करता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन, संपादन और वितरण करते हैं। ये जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 74 में, है ना? ठीक है, जी सर। मतलब इसके तहत इसको ये काम मिला हुआ है। 125 नदी, उपनदियां भी इसमें शामिल है भैया। कुआं, झील, खाड़ी, तालाब, टैंक, नाला, नहर में भी जल गुणवत्ता की देखरेख करते हैं। याद रखना, 125 नदियां रहेंगी इसमें, कुआं, झील, खाड़ी, तालाब भी होगा, टैंक, नाला, नहर भी होगा इसमें। इन सब के जल की गुणवत्ता की देखरेख करने की जिम्मेदारी सीपीसीबी के पास है। किसके तहत दी गई भाई ये शक्ति? जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत। ठीक है, वायु से संबंधित कोई मामला होगा तो वायु प्रदूषण के तहत काम करेगा। निकट के कारखाने सिंचाई विभाग में जाइए, जल वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए उपायों का वितरण इकट्ठा करिए। भारत में शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण बहुत है, जिसमें वाहनों का सर्वाधिक योगदान। कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योगों के भारी जमाव, थर्मल पावर संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण होता है। वाहन उत्सर्जन चिंता का प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि यह धरातल पर वायु प्रदूषण का स्रोत है और आम जनता पर अधिकतम प्रभाव भी डालता है। मोटर वाहनों की संख्या 1951 के 3 लाख से बढ़कर 2016 में 23 करोड़ हो गई। 2016 में व्यक्तिगत परिवहन वाहन केवल 2 पहिए, जैसे फिलहाल करंट के नहीं है, ये तो पिछले हैं, फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब कुल वायु प्रदूषण बोझ में उल्लेखनीय योगदान ये सब कर रहे हैं। भारत विश्व का 10वां सर्वाधिक औद्योगिक देश है, लेकिन इसके कारण इससे अनचाहे अप्रत्याशित परिणाम जैसे अनियोजित शहरीकरण है, प्रदूषण है, दुर्घटनाओं का जोखिम जुड़ा हुआ है। नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों की 17 श्रेणियों की पहचान बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में की है। उपयुक्त बिंदु भारतीय पर्यावरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम तब तक कारगर नहीं होंगे जब तक कि हम सोच समझकर धारणीय विकास के रास्ते को नहीं चुनते हैं। भावी पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि के लिए किया गया विकास ही चिरस्थायी है। बिना भावी पीढ़ी की चिंता किए अपने वर्तमान जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कई विकास कार्य संसाधनों और पर्यावरण का अपक्षय इसी गति से करेंगे जिससे पर्यावरण संबंधी और आर्थिक संकट दोनों उत्पन्न होंगे। बात करेंगे धारणीय विकास की। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के लिए आवश्यक है। अतः पर्यावरण पर होने वाले परिणामों की अवहेलना करने वाला विकास उस पर्यावरण का विनाश कर देगा जो जीवन को धारण करता है। बात है धारणीय विकास की, मतलब आवश्यकता है ऐसे विकास की जो कि भावी पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया, जिसने इसे परिभाषित किया। कैसा परिभाषित किया है? ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे, वो है धारणीय विकास। किसने दिया है? UNCED ने। इसको फिर से पढ़ना है, आप देखेंगे कि आवश्यकता और भावी पीढ़ी दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। परिभाषा में आवश्यकता की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के वितरण से। सम्मेलन की रिपोर्ट है आवर कॉमन फ्यूचर। कई बार इस पर प्रश्न पूछा गया भाई, आवर कॉमन फ्यूचर परिभाषा दी गई है, ठीक है। इसी का सम्मेलन था, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई थी, उसी रिपोर्ट में ये परिभाषा दी गई थी भाई। धारणीय विकास की व्याख्या सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छे जीवन की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए सभी को अवसर प्रदान करने के रूप में की है, आवर कॉमन फ्यूचर के रूप में। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी, इसीलिए यह एक नैतिक प्रश्न है। एडवर्ड बारबियर नाम याद रखना, एडवर्ड बारबियर। इन्होंने क्या किया? धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी है। तो आपसे यह भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि धारणीय विकास की परिभाषा बुनियादी स्तर पर गरीबों के जीवन के भौतिक मानकों को ऊंचा उठाने के संदर्भ में दी गई है, किसके द्वारा दी गई? तो एडवर्ड बारबियर उनका नाम है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आय, वास्तविक आय, शैक्षिक सेवा, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, जल पूर्ति इत्यादि के रूप में परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है इनकी परिभाषा के माध्यम से। एडवर्ड बारबियर नाम इनका। अधिक स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि धारणीय विकास का जो लक्ष्य है वो गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना, जिससे संसाधन अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो। विकास का अर्थ उस विकास है जो सभी की, विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकता, जैसे रोजगार। बुनियादी आवश्यकता भी बहुत कुछ है, तो बुनियादी आवश्यकता में आपको याद रखना होगा। कई बार ऐसे भी प्रश्न होते हैं, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा उपरोक्त में प्रयोग की गई बुनियादी आवश्यकता का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है रोजगार से, भोजन से, ऊर्जा से, जल से, आवास से, ठीक है। अब इनकी पूर्ति कैसे होने वाली है? कृषि, विनिर्माण, बिजली, सेवाओं की वृद्धि से।
इसकी पूर्ति होने वाली है। ब्रंटलैंड कमीशन ने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। ब्रंटलैंड कमीशन पर भी प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने भावी पीढ़ी को संरक्षित करने पर जोर दिया। पर्यावरणविदों के उस तर्क के अनुकूल है ये, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम भावी पीढ़ी को एक व्यवस्थित भूमंडल प्रदान करेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्तमान पीढ़ी को आगामी पीढ़ी द्वारा एक बेहतर पर्यावरण उत्तराधिकार के रूप में सौंपा जाना चाहिए। कम से कम हमें आगामी पीढ़ी के जीवन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली परिसंपत्ति का भंडार छोड़ देना चाहिए जो कि हमें उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। वर्तमान पीढ़ी का दायित्व है कि ऐसे विकास का संवर्धन कर प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का सामंजस्य स्थापित करे। कैसे कैसे स्थापित करेगा भाई पर्यावरण का सामंजस्य? तो वो इस तरह के कर सकता है, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करके, विश्व की प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था की पुनर्जनन क्षमता की सुरक्षा करके, साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के ऊपर अतिरिक्त खर्चे या जोखिम को हटाने के अनुकूल करके। इन तीन तरीकों से कोई भी विकास का संवर्धन तो करे, साथ ही साथ प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का सामंजस्य भी स्थापित कर सकता है। ठीक है। हरमन डेली एक विख्यात पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री हैं। उनके अनुसार धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए कुछ आवश्यकताएं बताई गई हैं। हरमन डेली नाम है इनका। ये पर्यावरणवादी भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। क्या बताएं ये कि मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना होगा। पहली बात तो ये इन्होंने बोली। पर्यावरण की धारण क्षमता एक जहाज के भार ढोने की क्षमता के समान है। अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की क्षमता के अभाव में मनुष्यों की संख्या पृथ्वी की धारण क्षमता से अधिक हो जाती है, जो हमें धारणीय विकास से दूर ले जाती है। पहली चीज इन्होंने ये बताई। दूसरा क्या बोला इन्होंने? प्रौद्योगिकी प्रगति आगत जो है हमारा निपुण होना चाहिए, आगत उपभोगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो है इनका इसी बात से संबंधित है भाई। तीसरा, नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण धारणीय आधार पर होना चाहिए। नवीकरणीय मतलब किसी भी स्थिति में निष्कर्षण की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है, गैर नवीकरणीय संसाधनों का अपक्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होना चाहिए। जो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीजें हैं ना, उनका इतना यूज नहीं होना चाहिए। ज्यादातर यूज आप नवीकरणीय संसाधनों का कर सकते हैं और नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक ये उपाय इन्होंने बताए। फिर प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं का भी सुधार करना चाहिए। इतनी सारी चीजें अगर कर लेंगे तो ये प्रदूषण जो होगा ना, प्रदूषण भी कम ही होना है, जाहिर सी बात है। इससे पहले हम सबने बहुत सारी चीजें देख रखी हैं। हरमन डेली के बारे में भी पढ़ रखा है, ब्रंटलैंड कमीशन क्या है उसके बारे में देख रखा हमने, है ना। ये सारी चीजें हम देख रखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे धारणीय विकास की रणनीति। ठीक है, यहां से इसकी शुरुआत होगी। नीतियां क्या है धारणीय विकास के लिए, कौन कौन सी रणनीति हो सकती है? जैसे ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों में आपको सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु, है ना, विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ये सारी चीजें गैर पारंपरिक स्रोतों के रूप में शामिल है। अभी आप देखते होंगे तो आपको थर्मल और हाइड्रो, भारत अपनी विद्युत आवश्यकता के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर पर बहुत अधिक निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते, इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है भाई। थर्मल पावर संयंत्र क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है थर्मल पावर संयंत्रों से, वो भी बड़ी मात्रा में होता है। एक ग्रीन हाउस गैस होती है। थर्मल पावर प्लांट से बड़ी मात्रा में धुएं के रूप में राख भी निकलती है। यहाँ से क्या क्या मिलता है? धुएं के रूप में राख भी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। इसका उचित उपयोग अगर नहीं होता है तो वो जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संघटकों के प्रदूषण का कारण भी बन सकता है। जो राख है उसका अगर यूज ना किया जाए तो क्या हो सकता है? उससे जल, भूमि और वायु, पर्यावरण का प्रदूषण हो सकता है। ठीक ना। जल विद्युत परियोजनाओं से वन जलमग्न हो जाते हैं। जल विद्युत परियोजना के नुकसान भी भाई। ठीक है, जल विद्युत परियोजना से वन जलमग्न हो जाते हैं। नदी प्रवाह क्षेत्र और नदी की घाटियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। नदी के प्रवाह को रोककर ही बांध बनाए जाते हैं ना। बांधों का बनाया जाना क्या है? नदी के प्रवाह को रोकना ही होता है। ठीक है, जल विद्युत परियोजना तभी काम करती है। वायु शक्ति, सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं। वायु शक्ति
सौर किरण। तकनीकी ज्ञान के अभाव में इसका विस्तृत रूप से अभी तक विकास नहीं हो पाया। तकनीकी ज्ञान के अभाव में इसका विस्तृत रूप में अभी तक विकास नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार प्रायः लकड़ी, उपले, अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। ये जो कुछ भी ईंधन के रूप में जिनका उपयोग कर रहे हैं उससे वन विनाश होता है, हरित क्षेत्र में कमी भी आती है। मवेशियों के गोबर का अप्रत्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं उससे। इसको सुधारने के लिए सहायकी द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी प्रदान की जा रही है। सहायकी मतलब सब्सिडी की बात हो रही है। इसके अलावा गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण, गांव क्षेत्र में क्या होता है, गोबर गैस संयंत्र भी आसान ऋणों में सहायकी देकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहां तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, एक स्वच्छ ईंधन है। एलपीजी क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है। परिवारों में प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है। इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाला जाता है और उससे गैस का उत्पादन होता है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो बच जाता है वह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा अनुकूलक भी होता है। ठीक है ना। शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उच्च दाब प्राकृतिक गैस। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में से हवा स्वच्छ हुई है। अन्य भारतीय शहरों में भी सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो रणनीतियां अपनाई गई हैं अभी तक उनमें से ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है। वायु शक्ति। जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है वहां पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। आपने पवन चक्की देखी है आप लोगों ने किसी में? आपने आप में से किसी ने? हवा के साथ साथ टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है। इसमें शक नहीं कि इसमें प्रारंभिक व्यय बहुत बहुत है, लेकिन इसके लाभ भी हैं जो इसकी अधिक लागत को आत्मसात कर लेते हैं। शुरुआत में देखो, शुरुआत में किसी भी चीज़ में लागत अच्छी खासी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उसकी लागत भी कम होती चली जाएगी। शुरुआत में इसलिए ज़्यादा पैसा लग जाता है क्योंकि उसके लिए आधारिक संरचना को मजबूत करना पड़ता है। आधारिक संरचना का मतलब है उतना बड़ा खंभा भी लगाना पड़ेगा। पहले तो क्षेत्र डिसाइड किया जाएगा, उस क्षेत्र का एक अपने नाम से अलॉटमेंट भी करवाया जाएगा, उसमें भी पैसा लगेगा। फिर वहाँ पे वो खंबे, वो पत्तियाँ, बड़े बड़े टर्बाइंस, वो सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद एक बार स्थापित हो गया फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। इसलिए शुरुआत में पैसा खर्च होता है लेकिन बाद में वो फिर मैनेज होता रहता है। एक तो ये भी हो गया वायु शक्ति। फिर फोटोवोल्टीय सेल द्वारा सौर शक्ति। प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरण के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है। हम इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं। उदाहरण के लिए हम कपड़े, अनाज और अन्य कृषि उत्पाद जैसे और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गर्माहट के लिए करते हैं। सर्दी में ये काम होता है, धूप में बैठ जाते हैं जाके, ठंडी कम हो जाती है ना। बाकी गर्मी में तो आप अगर धूप में बैठ गए तो झुलस सकते हैं, है ना। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गर्माहट के लिए करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। किसकी मदद से किया जा रहा है? फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से भाई। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदल देती है। यह प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्र, ऐसी जगहों के लिए उपयोगी जहां ग्रिड अथवा तारों द्वारा विद्युत पूर्ति तो या तो संभव नहीं है अथवा खर्चीली होगी। ऐसी जगह पर ये अच्छे होंगे। ठीक है ना। दूर दराज के क्षेत्र जहां पर सब पहुंचना हो वहां पर भी इनका यूज किया जा सकता है। ये प्रौद्योगिकी प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त है, याद रखना चाहिए। हाल के वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक अंतरराष्ट्रीय निकाय का भी नेतृत्व कर रहा है। ISA मुख्यालय कहाँ है इसका? गुरुग्राम में है भाई। इसका उद्देश्य क्या है? कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित जो देश हैं उनको इसके तहत शामिल करना है। साथ ही साथ सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। ऐसा क्यों करना? कर्क और मकर रेखा के बीच ही क्यों ऐसा करना भाई? क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, नहीं है ना। एक एक बार आप देखेंगे साल भर में एक बार कर्क रेखा पर, तो एक बार मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और 2 बार विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। उसके उधर की कोई बात ही नहीं है ना। तो इसलिए इनके बीच की बात हो रही है यहाँ पे। लघु जलीय प्लांट। पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों में झरने मिलते हैं। इन झरनों में से अधिकांश स्थायी होते हैं। मिनी हाइडल प्लांट इन झरनों की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। मिनी हाइडल जो प्लांट होते हैं वो इन्हीं झरनों की मदद से की ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। जो झरने होते हैं ना
आप कहाँ, तो याद रखना भाई, टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। इस प्रकार के पावर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं क्योंकि जहां वे लगाए जाते हैं वहां भू उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, तो ये भी याद रखना है कि वहाँ भू उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब ये है कि ऐसे प्लांट के उपयोग से बड़े बड़े संचरण टावर और तारों की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है और संचरण की हानि को रोका जा सकता है। मिनी हाइडल प्लांट लगाते हैं तो आपके सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? एक तो भैया भू उपयोग प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भू उपयोग प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है इसमें तारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, संचरण की हानि को भी कम किया जा सकेगा इसके माध्यम से। साथ ही साथ इसका प्रयोग हम स्थानीय स्तर पर भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार। पारंपरिक रूप से भारतीय लोग पर्यावरण के निकट रहे हैं, वे पर्यावरण के एक अंग के रूप में रहे हैं, ना कि उनके उसके नियंत्रक के रूप में। यदि हम अपनी कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था, आवास, परिवहन आदि को पीछे मुड़कर देखें तो पता चलेगा हमारे सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के लिए हित कर रहे हैं। लेकिन आजकल आजकल हम अपनी पारंपरिक प्रणालियों को से दूर हो गए हैं जिससे हमारे पर्यावरण और हमारी ग्रामीण विरासत को भारी मात्रा में हानि पहुंची है। ठीक है, अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक ज्ञान पर ध्यान दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वास्थ्य की देखभाल है। भारत बहुत ही सौभाग्यशाली है, यहाँ औषधि गुण से युक्त पौधों की लगभग 15,000 प्रजातियां, इनमें से लगभग 8,000 जड़ी बूटियों का प्रयोग उपचार की विभिन्न प्रणालियों में लोक परंपरा सहित नियमित रूप से होता है। उपचार की पश्चिमी पद्धति के अचानक आ जाने से क्या हुआ? हमने पारंपरिक प्रणाली जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती लोक प्रणालियों की अवहेलना शुरू कर दी। अब जब उपचार की पश्चिमी पद्धति आए तो उसके आने से हमने इन सब की अवहेलना कर दी। अब इन स्वास्थ्य प्रणालियों की मांग पुराने रोगों के उपचार के लिए फिर से हो रही है। हम सब क्या करते हैं, जैसे सर दर्द करता है तुरंत सोचते हैं एक दवा खाएं तुरंत दर्द हमारा ठीक हो जाए, है ना? क्योंकि जो आयुर्वेदिक दवाएं होती है वो थोड़ा धीरे धीरे काम करती हैं भाई, है ना, लेकिन उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इन अंग्रेजी दवाओं का साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, आजकल सभी सौंदर्य उत्पाद जैसे बालों के लिए तेल, टूथपेस्ट, शरीर के लिए लोशन, चेहरे की क्रीम इत्यादि हर्बल हैं सौंदर्य उत्पाद। ये उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि उनसे कोई हानि नहीं होती है और उनके लिए बड़ी मात्रा में किसी औद्योगिक रासायनिक प्रक्रिया का सहारा भी नहीं लेना पड़ता है। चलिए, जैविक कंपोस्ट खाद। पिछले 5 दशकों में कृषि उत्पाद बढ़ाने की कोशिश में हमने जैविक कंपोस्ट खाद की अवहेलना की और पूरी तरह से रासायनिक खाद का उपयोग करने लगे। हमने कल पिछली वाली क्लास में बताया था कि आज अब अगर उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 बोरी खाद का उर्वरक का, रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं तो अगली बार उसी उतने उत्पादन को बरकरार रखने के लिए आपको 4 बोरी रासायनिक उर्वरक की जरूरत पड़ेगी। अगली बार फिर उतने ही उत्पादन को बनाए रखने के लिए आपको फिर से 1-2 बोरी और भी बढ़ानी पड़ जाएगी। लेकिन जैविक उत्पाद क्या है? जैविक उत्पाद एक ऐसी व्यवस्था देता है कि जिसमें आपको पहली बार आपको थोड़ा सा नुकसान लगेगा, लेकिन बार बार जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसका फायदा भी नजर आता जाएगा। ठीक है, इससे मात्रा में उर्वर भूमि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। रासायनिक प्रदूषण से जल व्यवस्था विशेषकर भूतल जल प्रणाली दूषित हुई है। रासायनिक प्रदूषण से जल व्यवस्था, भूतल जल प्रणाली भी दूषित हुई है। यह भी सही है कि प्रत्येक वर्ष सिंचाई की मांग में बढ़ोतरी भी हो रही है, ये इसी रासायनिक उर्वरक की ही देन है। पूरे देश में भारी संख्या में किसान विभिन्न जैविक अपशिष्ट जैसे करकट से भी हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। देश के कुछ भागों में जानवर इसलिए पाले जाते हैं जिससे वो गोबर दे सके, जो महत्वपूर्ण खाद है, मिट्टी को उर्वर बनाता है। केंचुए सामान्यतः कंपोस्ट खाद प्रक्रिया की अपेक्षा तीव्रता से जैविक वस्तुओं को कंपोस्ट में बदल सकते हैं। केंचुए को क्या कहा जाता है? केंचुए को बोला जाता है किसान का मित्र, है ना, किसान का मित्र बोला जाता है। और गोबर की खाद में आप देखेंगे ना, जैसे जो कंपोस्ट खाद हम सब बनाते हैं ना, तो उसमें केंचुए का विशेष यूज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है ना, जैसे कंपोस्ट सारा कुछ इकट्ठा कर दिया गया, एक गड्ढे में जमा कर दिया गया। अब उसमें क्या करेंगे, उसको जल्दी से खाद में बदलना है तो उसमें क्या करते हैं, वो केंचुआ डाल देते हैं। ठीक है, केंचुआ डाल देंगे, केंचुआ डालने के बाद फिर उसको पूरी तरह से ढक देते हैं। बात समझे? सॉरी, ढकते मेरे ख्याल से नहीं है, उसको ऊपर ही छोड़ देते हैं, फिर वो केंचुए उसको अच्छे से चाल देते हैं, है ना? ऐसा करते हैं कि नहीं? यहाँ पे वो बता रहे हैं। इस प्रक्रिया का अब व्यापक तौर पर प्रयोग हो रहा है, इससे नागरिक, प्रशासन, अधिकारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है।
नागरिक प्रशासन अधिकारियों को कैसे लाभ होगा अप्रत्यक्ष रूप से भाई? क्योंकि उन्हें कम कूड़ा हटाना पड़ता है। बात समझे? फिर जैविक कीट नियंत्रण। हरित क्रांति के आगमन के बाद अधिक उत्पाद के लिए पूरे देश में रासायनिक कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। हरित क्रांति ने जहां एक तरफ भारत को फसल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया, वहीं दूसरी तरफ इसने कई सारी चुनौतियों को जन्म भी दिया है। ठीक है, तो प्रतिकूल प्रभाव दिखने लगे इससे। भोज्य पदार्थ दूषित हो गए, मृदा, जलाशय, यहाँ तक कि भूतल जल भी कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हो गए। दूध, मांस, मछलियां भी दूषित पाई गई। इस चुनौती का सामना करने के लिए अब बेहतर कीट नियंत्रण तरीकों को बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इनमें से एक उपाय है पौधों के उत्पाद पर आधारित कीटनाशकों का उपयोग। ये प्रश्न आया हुआ है, मेरे ख्याल से यूपीएससी में ही पूछा गया है। ठीक है, जैविक खेती के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा भी था कि इस खेती में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि इसमें भी कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। लेकिन कौन से कीटनाशक होते हैं? पौधों के उत्पाद पर आधारित, है ना? तो इसमें याद रखना भाई, तो इस जैविक खेती में भी कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो कीटनाशक होंगे कैसे होंगे? पौधों के उत्पाद पर आधारित होंगे। ठीक है, नीम के पेड़ इसमें काफी उपयोगी साबित होते हैं। नीम के पेड़ कैसे साबित हो रहे हैं? उनकी फली, उनकी पत्तियां। नीम से अनेक प्रकार के कीट नियंत्रक रसायन भी बनाए जाते हैं। आजकल आप सुने होंगे नीम कोटेड यूरिया आ गई है मार्केट में। उनका उपयोग हो रहा है। मिश्रित फसल, एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग अलग फसलों के उत्पादन से भी किसानों को लाभ हुआ। मिश्रित फसल, एक ही भूमि पर लगातार कई वर्षों तक अलग अलग फसलों के उत्पादन। इस बार इसमें गेहूं रहा, उस बार उसमें सरसों हो जाएगा, फिर हो जाएगा चना, फिर हो जाएगा मटर, फिर हो जाएगा मूंग, फिर हो जाएगा उड़द, फिर हो जाएगा धान, फिर हो जाएगा अरहर, है ना? ऐसे ऐसे करके बदल बदल के आप अगर किसी एक खेत में लगातार किसी एक फसल को बोते हैं तो मान के चलिए उसकी उत्पादन क्षमता घटेगी ही घटेगी। बेहतर होगा कि आप एक फसल कोई भी बोए हैं, उसके बाद आप एक कोई फलीदार फसल जरूर बो दीजिए उस खेत में। क्यों बोना चाहिए? फलीदार खेती क्यों करनी चाहिए? फलीदार फसलों की खेती क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उस मिट्टी की नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता को मेंटेन करना होगा हमें। बात समझे? इसलिए जरूरी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जरूरी है। वो हमको किससे मिलेगा? वो मिलेगा हमको इन उड़द, मूंग, मसूर, चना, इन सब से मिलेगा वो। आप देखते होंगे आजकल का नया एक ट्रेंड चला हुआ है कि पहले तो जब बचपन की बात होती थी तो क्या होता था? उड़द का होता था बड़ा बड़ा पेड़, तो उड़द एक बार दो बार तोड़वाया जाता था खेत में ही, है ना? यस सर। फिर उसको लास्ट टाइम जब हो जाता था तो उसको फिर उखाड़ लिया जाता था, ला के घर पे जो उसमें दाने वाने रहते तो उसको निकाल लिया जाता था। बाकी उसको मशीन में, चारा मशीन में डाल के काट पीट के जानवर को खिला दिया जाता था। आज के समय में क्या है? उसको वहीं खेत में ही तोड़वाया जाता, खड़े खड़े पेड़ खड़ा रहेगा उसमें तोड़वा दिया जाएगा। जब तोड़वा दिया जाएगा, जब सब कुछ तोड़ लिया जाता है तो उसके बाद उसको उसी खेत में रोटावेटर आजकल चल गया है, गांव एरिया में सबके यहाँ प्रचलित हो गया है। तो रोटावेटर से उस पूरे खेत को इतना बढ़िया जुतवा देते हैं, पानी भर देते हैं कि पूरा का पूरा उड़द जो पौधा रहता है ना, वो सब बहुत महीन महीन कट कट के पूरे खेत में फैल जाता है और फिर वो खाद के रूप में बदल जाता है। ऐसा करते हैं, आजकल ट्रेंड चल गया है ये। अब कोई पौधा अपने घर पे लाके जानवर को नहीं खिलाता। इसके अलावा विभिन्न जानवर पक्षियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ी जो कीट नियंत्रण में सहायक होते। उदाहरण के लिए सांप, चूहा अनेक प्रकार के कीड़ों को खा जाता है। सांप सबको खाता है। इसी प्रकार उल्लू, मोर जैसे पक्षी अनेक हानिकारक कीटों का भक्षण करते हैं। यदि हम इन्हें कृषि क्षेत्र में रहने दें तो वे काफी संख्या में कीटों का नाश कर देंगे। इन सब की कीमत भी समझें, इनका संरक्षण भी करें। मतलब इनको अपने क्षेत्र में, मतलब जो खेती वाला कृषि क्षेत्र है वहां पर इनको रहने देना चाहिए, क्योंकि इनका रहना फायदेमंद होता है। आजकल धारणीय विकास शब्द बहुत लोकप्रिय हो गया। विकास की विचारधारा में निश्चय ही यह एक दृष्टांत परिवर्तन है। कई प्रकार से इसकी व्याख्या भी की गई, लेकिन इस मार्ग को अपनाने से चिरस्थायी विकास और सभी के लिए कल्याण सुनिश्चित होगा। निष्कर्ष के रूप में दिया गया कि आर्थिक विकास से जिसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है, पर्यावरण पर बहुत दबाव पड़ता है।
विकास की प्रारंभिक अवस्था में पर्यावरण संसाधनों की मांग जो थी वो पूर्ति से कम थी। अब विश्व के समक्ष पर्यावरण संसाधनों की बढ़ती मांग है, लेकिन उनकी पूर्ति अत्यधिक उपयोग दुरुपयोग की वजह से सीमित हो गई है। तो धारणीय विकास का लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है कि उस प्रकार के विकास का संवर्धन जो कि पर्यावरण समस्याओं को कम करे, साथ ही साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को भी पूरा कर सके। ठीक है ना? पर्यावरण से आप क्या, जब संसाधन निस्सरण की दर उनके पुनर्जनन की दर से बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो ध्यान रखना थोड़ा सा ये सब चीजें। आप चाहें तो एक प्रश्न लिख सकते हैं, धारणीय विकास पर्यावरणीय चुनौती का समाधान। ऐसे एक टॉपिक सिंपल सा बन सकता है। ठीक है।